नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे अपना उत्तराखंड की। तो देश में बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ राज्यों में तो कोरोना के तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण पर मोदी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। ऐसे में केंद्र सरकार इसको लेकर अलर्ट पर है और इसी सिलसिले में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कोरोना के हालातों पर चर्चा की और सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस बैठक के दौरान पीएम ने कहा कि बीते 2 सालों में कोरोना को लेकर ये हमारी 24वीं बैठक है। कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्य ने मिलकर काम किया और जिन्होंने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, वो सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करते हैं। पीएम मोदी ने आगे स्पष्ट किया कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी नहीं और ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर स्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख सकते हैं। पिछले कुछ महीने में इन वेरिएंट्स से मामले बढ़े हैं और हम भारत में कई देशों की तुलना में हालात पर नियंत्रण रख रहे हैं। और बाल संरक्षण आयोग ने कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग, बाल संरक्षण आयोग के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यशाला में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो एक्ट में कानून के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं, उस पर चर्चा के साथ बच्चों के विकास को लेकर भी विस्तार के साथ बातचीत की गई। साथ ही उन विशिष्ट लोगों को भी सम्मानित किया गया जो बच्चों के हित के लिए काम कर रहे हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से निश्चित तौर पर लोग जागरूक होते हैं और समाज में व्यापक रूप से इस तरीके से कार्यक्रम आयोजित हो, इसके प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य कहा कि पंचायत स्तर तक इस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन हो तो फिर बच्चों को भी अपने अधिकारों के बारे में पता चल सकेगा। इसीलिए उनकी कोशिश होगी कि इस तरीके के कार्यक्रम पंचायत स्तर पर भी आयोजित हो। बहुत अच्छा प्रयास बाल संरक्षण आयोग के द्वारा यहाँ पर किया गया है। जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे आने वाले भविष्य हैं, उन सभी की सुरक्षा को लेकर, उनके संवर्धन को लेकर, उनके विकास को लेकर और निश्चित रूप से इससे एक जागरूकता भी आएगी। और जो आज हमारे इन क्षेत्रों में जिन्होंने बाल संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, अपना योगदान दिया है, उन सभी को यहाँ पर प्रोत्साहन के रूप में कि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेके ऐसे कामों को अंजाम दें, ऐसे कामों में अपना सहभाग करें, अपनी सहभागिता करें। उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। मैं बाल संरक्षण आयोग से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में और प्रभावी तरीके से सब लोग इस ओर जन जागरण चलाते हुए काम था कि आखिरकार पोक्सो को लेकर किस प्रकार से अवेयरनेस हम लोग कर सकते हैं और किस प्रकार से पोक्सो को लेकर कुछ लोगों ने अच्छा काम किया, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको सम्मानित करना। आज वो सब कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। निश्चित रूप से बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आज जो कार्यशाला यहाँ आयोजित की है वो प्रशंसनीय है। आवश्यकता है इसको बिल्कुल जिले के न्याय पंचायत स्तर पर ले जाने की, ताकि बच्चों को ठीक प्रकार से जानकारी हो सके कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है और किस प्रकार से जो है उनको ये मालूम हो सके कि सरकार ने उनके चाहे पहनने से लेकर, भोजन करने से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर जो उनका अधिकार है उसके बारे में वो ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सके। वो अवेयरनेस के प्रोग्राम करने का मैंने बाल अधिकार संरक्षण आयोग से अनुरोध किया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने बच्चों को और सुरक्षित यौन शोषण के मामले में सुरक्षित करें। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचे, जहां सीएम धामी पार्टी का साथ मुलाकात करने पहुंचे। सीएम रुद्रपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत की और इस मौके पर तमाम पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हमने जो संकल्प जनता से किए हैं उन्हें हम जल्द पूरा करेंगे। बहुत सारे काम हम लोगों ने शुरू किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड की देश की जनता के समक्ष जो भी हमने अपना संकल्प रखा है, जो भी हमने अपने घोषणा पत्र के रूप में अपनी बातें रखी है, निवेदन के रूप में रखी है,
उत्तराखंड की दिल जनता ने उसमें मोहर लगाई है और हम एक एक संकल्प को पूरा करेंगे, ये मैं संकल्प पर होकर कहना चाहता हूँ। उत्तराखंड में कांग्रेस में लगातार अंतर्कलह देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर आज उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिसमें पार्टी के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। और वहीं इस मौके पर जब हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने यशपाल आर्य से खास बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है हमने और साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार को घेरते हुए उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का सहारा लेकर असल मुद्दों से भटकाने और समाज को बांटने की कोशिश, ये बात भी कही। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुआ? देखिए, शिष्टाचार भेंट थी और जब भेंट होती है तो बातचीत भी होना स्वाभाविक है और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ही वहाँ की राजनीति और कांग्रेस के संदर्भ में ही बातचीत हुई है। सीआरपी लीडर होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष जी का उन्हें मुझे आशीर्वाद मिला है, वरिष्ठ नेताओं का सहयोग मिला है, तो निश्चित रूप से आज जो हमारा एजेंडा है भविष्य का, जो कांग्रेस की जो जिम्मेदारी है, जो चुनौती है, उसके संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा भी हुई है। सीएलपी की क्या भूमिका होगी। कॉमन सिविल कोड जो उत्तराखंड सरकार लाने का प्रयास कर रही है और प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है, तो क्या आपको लगता है कि जो असल मुद्दे हैं उन भटकाने का प्रयास? देखिए, निश्चित रूप से ये जो मुख्य सवाल हैं उनसे भटकाने का, और कॉमन शिकार इन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है। जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि ये क्या राज्य सरकार का विषय है, ये भी एक प्रश्न है। मौलिक अधिकारों में किस संविधान में प्रदत्त किए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों में स्पष्ट है और ये भी स्पष्ट है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, हर धर्म के से बना, उनके अपने रीति रिवाज हैं, उनकी अपनी वेशभूषा है, उनकी धरोहरें हैं, उनके अपने धर्मों का प्रति उनकी धार्मिक गतिविधियां हैं, उसमें भाग से प्रतिभा कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि इस विषय को इतना बड़ा मुद्दा बनाना उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड आज शांति और सद्भाव का प्रतीक है उत्तराखंड। आज तक कभी इस तरह की भाव पैदा नहीं किए गए। देश विविधताओं से भरा भारत की एकता और अखंडता की हम बात करते हैं, हर धर्म मजहब के हैं, लेकिन इस बारे में उत्तराखंड सरकार ने ये जल्दबाजी किस बात की, इस तरह का फैसला, इस तरह का जो उनके हाथ में नहीं है, उसको आगे बढ़ाने का एक जो प्रयास है भटकाने की कोशिश है। और समाज वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और रुड़की के भगवानपुर के डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती के दिन विवाद हुआ था, जिसके बाद आज काली सेना ने महापंचायत बुलाई थी, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था और जलालपुर गांव के 5 किलोमीटर दायरा कर दी गई थी, जिसके चलते महापंचायत नहीं हो पाई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, साथ ही पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। और वहीं आपको बता दें, इस मौके पर हरिद्वार के अपर जिलाधिकारी PL शाह ने कहा कि पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई भी धारा 144 का उल्लंघन करता मिला तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी से लेकर जिले के SSP योगेंद्र सिंह रावत गांव में डेरा डाल चुके हैं। वहीं डाडा में पंचायत को देखते हुए काली सेना के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी दिनशानंद भारती और स्वामी आनंद स्वरूप समेत अन्य लोगों को जिला प्रशासन ने गिरफ्तार भी किया है। इस समय हम मौजूद टाटा जलालपुर गांव में। आपको बताना चाहूँगा, हनुमान जयंती के दौरान जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसमें एक बवाल हो गया था। हालांकि दो समुदायों में लड़ाई होने के बाद कुछ लोगों को जो पुलिस ने नामजद किया गया था। हालांकि कुछ लोगों को शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। बात करते हैं, कल ही जो काली सेना के प्रमुख ने यहाँ पे ऐलान किया था कि यहाँ पे जो एक महापंचायत का की जाएगी। महापंचायत को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया था और उसको ही लेकर आज जिले के SSP और DM यहाँ मौके पर पहुँचे और पुलिस फोर्स भी चप्पे पे तैनात
तैनात कर दी गई है। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ सभी लोगों से संपर्क किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जो नामजद है उनको भी जो अरेस्ट करने के लिए कोर्ट का भी जो LPW की जो तामील की गई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बात करते हैं शांति व्यवस्था की, शांति लेकर DM और SSP फिलहाल गांव में मौजूद है और लगातार ब्रीफिंग कर रहे हैं, लगातार जो संपर्क बनाए हुए। हालांकि कुछ गांव के जो मौजूद लोग हैं उनसे भी संपर्क किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो शांति व्यवस्था लगातार यहाँ पे देख रही है। और बात करते हैं कि जो टाटा जलालपुर गांव में जो धारा 144 को भी यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा लगाया गया था और उसको लेकर ही आज जो है SSP और DM गांव में ब्रीफिंग के लिए पहुंचे थे और शांति व्यवस्था का जायजा लिया। और हालांकि हमने उनसे बात करना चाहा तो उनका साफ तौर से कहना है कि किसी भी समुदाय को यहाँ पे आपसी भाईचारे को जो नहीं बिगाड़ने दिया जाएगा और सभी को मिलजुल जुल कर रहना पड़ेगा। आगे ये देखने वाली बात होगी आखिर प्रशासन किस तरह की यहाँ पे जो व्यवस्था बनाता है और किस तरह यहाँ लोग आपस में भाईचारे की तरह रहते हैं। मैं संदीप चौधरी, जनतंत्र TV रुड़की से। पे जैसा आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि एक किसी व्यक्ति ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि हिमाचल के यहाँ पे जो है हरिद्वार के जलालपुर गांव में जो है कुछ लोगों द्वारा धर्म पंचायत करने का आह्वान किया गया है। तो उसी के दृष्टिगत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि इस प्रकार की जो है धर्म संसदें नहीं होनी चाहिए जिससे कि भाईचारा बिगड़े और लॉ एंड ऑर्डर की जो पीस ऑफ ब्रीच है वो हो जाए। तो उसी के दृष्टिगत DM सर के और SSP सर के डायरेक्शन में यहाँ पे पुलिस फोर्स और हम लोग यहाँ पे तैनात हुए हैं। और अभी यहाँ पे जो सुबह से कल रात से हम लोग यहाँ पे हैं, तो ऐसी किसी प्रकार की संभावना नहीं है और सभी जो है चारों तरफ शांति व्यवस्था है। पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं और हम लोग भी जो है वॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं कोई इस प्रकार की घटना घटित नहीं। इसमें अरेस्ट्स भी हुई हैं और जो FIR दर्ज की गई थी उसमें लगभग 21 लोगों के विरुद्ध FIR थी, उसमें 14 लोग अरेस्ट हुए हैं, बाकी 7 रेड हैं जिसका शायद कोर्ट से NPW लिया है। ऐसा कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये विषय कल मेंशन करके ये लाया गया था और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बस ये कहा था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को ध्यान से देखे कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन हमेशा से संवेदनशील रहता है और जो उस दिन रात में जो घटना हुई थी वो भी ऑल ऑफ सडन हुई थी, अन्यथा जितने भी आयोजन होते हैं बाकायदा उनकी परमिशन दी जाती है, पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाती है। ऑल ऑफ सडन एक घटना हुई थी और महत्वपूर्ण घटना से ज़्यादा ये होता है कि प्रशासन ने उसके प्रति कैसा अपना रिस्पॉन्स दिया। निरोधात्मक कार्रवाई के अंतर्गत गिरफ्तार किया है जो कि आवश्यक था और इसके अलावा बाकी किसी को हमने इस प्रकार का डिटेन नहीं किया। जैसे मैंने बताया करीब 200 से अधिक जो हमारे सिविल पुलिस के हैं वो कर्मी तैनात हैं, 5 कंपनी PSC हमारी यहाँ पर इस समय तैनात है। आने वाले समय में जैसी ही परिस्थितियाँ होंगी उसी के हिसाब से निर्णय पंचायत का जिन्होंने कॉल दिया था वो लोग वहाँ पर थे तो उनके विरुद्ध भी निरोधात्मक कार्रवाई। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये ऐलान किया गया था वहाँ पे 144 लगा दी गई है, जो 5 किलोमीटर का एरिया है गांव और उसके आसपास के गांव का जो 5 किलोमीटर का एरिया उसमें 144 लगा दी गई है, जिसमें किसी भी प्रकार के जमाव की, किसी भी प्रकार के असेंबली की अनुमति नहीं है और न किसी को इस प्रकार की अनुमति दी गई है। अगर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का आता है तो वो एक अवैधानिक गतिविधि में भाग ले रहा होगा। इस प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। करीब वहाँ पर 200 से अधिक हमारे सिविल पुलिस के कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स होंगे, 100 के आसपास हमारे इंस्पेक्टर हैं वहाँ पे। इसके अलावा हम और तैनात कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को रोका जा सके। यदि उसके बावजूद कोई व्यक्ति इन शर्तों का या जो एक हमने 144 वहाँ पर लगा रखी है प्रशासन ने, इसका उल्लंघन करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो विधि विरुद्ध है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मैं ये भी बता देना उचित समझता हूँ कि सारे प्रकरण की मॉनिटरिंग माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हो रही है, इसलिए हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई कोताही या किसी भी प्रकार का हम कोई लेनियंसी नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो कानून है उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड में जंगल में आग लगातार अपना कहर बरपा रही है और मंगलवार को इस फायर सीजन के सर्वाधिक आंकड़े सामने आए हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 124 जगहों पर जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई। इस बार पूरे फायर सीजन में अब तक वनाग्नि की कुल 1216 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं प्रशासन लगातार आग पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जंगलों की आग थकने का नाम ही नहीं ले रही। अब विभाग ने जिलों से मदद मांगी है।
और वहीं टिहरी के चंबा में विधायक किशोर उपाध्याय ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें अस्पताल में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं मिला, जिस पर विधायक किशोर उपाध्याय ने नाराजगी भी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि चंबा एक केंद्र बिंदु है, ऐसे में यहाँ कर्मचारियों का ना मिलना एक गहरी चिंता का विषय है। वहीं उन्होंने सीएमओ को पत्र और संज्ञान लेने की बात कही है। चंबा हमारा जो है केंद्र बिंदु है और यहाँ ये पीएससी है, पूरी खुली पड़ी हुई है। मैंने सोचा ये हमारे साथी को, तो मैंने कहा कोई डॉक्टर होगा तो जो है वो दवाई ले लूँगा, लेकिन ये बहुत ही दुख का विषय है कि न यहाँ कोई चौकीदार है, न यहाँ कोई किसकी रात की ड्यूटी है। 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए और वो भी चंबा जैसे जो हृदय स्थल है। अगर स्वास्थ्य विभाग का और हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का ये हाल है तो मेरे ख्याल से हम सब लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। मैं जिलाधिकारी जी से और सीएमओ से मैं चाहूँगा कि तुरंत जो है इस पर इसका संज्ञान लें और जो भी यहाँ पर ड्यूटी पर स्टाफ है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तरह तामढौन गोलना मोटर मार्ग का शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि विधायक महेश जीना ने इस मार्ग का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इस मौके पर महेश जीना ने कहा कि तामढौन गोलना मोटर मार्ग की मांग ग्रामीण चुनाव के समय से कर रहे थे। इस मोटर मार्ग के बनने से कई गाँव को सड़क सुविधा का लाभ मिलेगा। आज टामाडोन गोलना की रोड का हमने शुभारंभ किया है। ये 20 लगभग इसकी लागत 14 फर्स्ट फेज में 14 करोड़ रुपए की है और ये काफ़ी टाइम से लंबित थी और इसमें ठेकेदारों के आपसी मतभेद में ये रोड कोर्ट में अटकी हुई थी। आज माननीय न्यायालय ने बीच में आदेश दिया था, उसको केस को डिसमिस कर दिया था और इसका शुभारंभ हो गया और क्षेत्रीय जनता के हित में ये फैसला हुआ और हमने भी इसका जल्दी से जल्दी शिलान्यास करके कार्य शुरू कर दिया और इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इस प्रकार के विकास के कार्य लगातार चल रहे हैं। इसका दूसरे फेज के लिए हमें स्वीकृति मिल रही है और हम लोग सभी क्षेत्रीय जनता माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का दिल से आभार प्रकट कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में अब कुछ ही समय बचा है, जिसको लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है। आपदाग्रस्त भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर में आपदा के हालातों से निपटने के लिए सरकारी विद्यालयों में मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसमें एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन सहित सभी विभागों को एक साथ लेकर तैयारियों को मजबूत किया जा रहा है। और वहीं सूचना मिली है कि केंद्रीय विद्यालय श्रीनगर में जंगल में लगा स्कूल आग की चपेट में आ गया है। स्कूल रूम से एसडीआरएफ को मिली सूचना पर स्थानीय पुलिस अन्य विभागों की टीमें मौके पर पहुंची और टीम ने सबसे पहले बच्चों को बाहर निकाला, उसके बाद आग पर काबू है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा चारधाम यात्रा मार्गों में विभिन्न जनपदों में और सब डिवीजनों में आपदा संबंधी मॉक अभ्यास कराए जा रहे हैं। जिसी क्रम में आज श्रीनगर तहसील में भी मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें आईआरएस के स्पेशलिस्ट श्री बीबी गणनायक जी मौजूद थे और इसके साथ ही हमारी एसडीआरएफ की टीम, फायर की टीम, थाना की टीम और संबंधित जितने भी प्रशासन के अधिकारी होते हैं उन सब की आज मीटिंग ली गई और उन्हें ब्रीफ किया गया। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में भूकंप संबंधी मॉक ड्रिल कराई गई और इसके साथ ही फॉरेस्ट फायर के दौरान किस तरह से अभ्यास किया जाएगा इसका भी आज अभ्यास कराया गया। हरिद्वार के बहादुराबाद में एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले में विधायक आदेश चौहान ने शिरकत की और वहीं इस मौके पर उन्होंने किसानों से मेले में शामिल होने का आग्रह किया। इस किसान मेले में मिट्टी की जांच की सुविधा, खरीफ सीजन के लिए कृषि निवेशों की उपलब्धता, प्राकृतिक खेती पद्धति समेत कई महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी किसानों को दी गई। इस मौके पर विधायक आदेश चौहान, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी और सैकड़ों किसान मौजूद रहे।
ये एक सप्ताह का पखवाड़ा इस तरह से मनाया जा रहा है और इसके अंदर किसानों को नई तकनीकों की जानकारी, नए बीजों की जानकारी और जो सपोर्ट किसान को सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मिल रही है, उसकी विस्तृत जानकारी इनके मेलों के माध्यम से कृषकों तक पहुंचाने का एक प्रयास सरकार का है, ताकि अधिकतम किसान उससे लाभान्वित हो और उन सब योजनाओं का लाभ उठा सके और एक प्रगतिशील किसान के रूप में वो अपनी खेती को आगे बढ़ा सके। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल उधम सिंह नगर के रुद्रपुर पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं के मुख्य मुद्दों पर मुख्य विकास अधिकारी और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है। उस पर उन्होंने कहा कि वो महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा प्रयास करती रहती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है, जिससे कि वो विषम परिस्थितियों में आत्मनिर्भर हो सके और उन पर होने वाले अत्याचारों पर अंकुश लग सके। महिला आयोग द्वारा आज तो पहले हम लोग रुद्रपुर में सभी विभागीय अधिकारियों के साथ एक बार समीक्षा बैठक हो गई है कि वास्तव में जो महिलाओं की योजनाएं हैं वो पहले कहाँ तक धरातल तक वास्तव में उतर पा रही हैं, नहीं पा रही हैं। सभी के साथ हमारी वार्ता हुई है कि वास्तव में क्या है महिलाओं का, किस प्रकार से महिलाओं के लिए आप काम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के देश की ही पूरी आधी आबादी महिलाओं की है और महिला सशक्तिकरण को लेके कहें या वो कहें तो इस तरह से महिला घरेलू हिंसा हो गई, महिला उत्पीड़न हो गए हैं, उन सब के लिए हम किस प्रकार से सजग रहें, किस प्रकार से हम महिलाओं के केसों का निस्तारण करें। उत्तराखंड में मौजूदा वित्तीय वर्ष में नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक काफी हंगामेदार रही है। बैठक के दौरान देहरादून नई बस्ती चंद्र रोड का नाम शहीद राजेश रावत के नाम पर रखे जाने को लेकर वार्ड के पार्षद ने विरोध जताते हुए हंगामा किया है। वहीं हंगामे के दौरान बोर्ड बैठक में कांग्रेस के खिलाफ नारे भी लगाए गए। साथ ही शहीद राजेश रावत को कांग्रेस पार्षद की तरफ से पत्थरबाज कहने पर कांग्रेस पार्षद मीना बिष्ट से माफी मांगने को भी कहा, जिसके बाद कांग्रेस पार्षदों ने बोर्ड की बैठक का बहिष्कार। पार्षद मीना बिष्ट ने कहा कि उन्होंने शहीद राजेश रावत को कोई अपमान नहीं किया। उनका कहना था कि मैं उस क्षेत्र के पार्षद हूं और नाम बदले जाने को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसका मैंने विरोध किया। ऐसा देखो, कल जो एजेंडा पास किया गया था उसमें मतलब वो एजेंडा मेरा नहीं लिखा हुआ था। उसमें था कि जो 50 साल पुरानी नई बस्ती चंद्र रोड है उसका नाम बदल कर राजेश रावत कॉलोनी रख दिया जाए। तो मैं इस मुद्दे पर खड़ी उठी कि भाई वहाँ पे पार्षद कौन है? पार्षद जब मैं हूँ तो मेरे संज्ञान में तो ये बात थी ही नहीं। मेरा यही मुद्दा था कि भाई पहले तो पार्षद से पूरी जो जनता है वहाँ की 6000 जो जनता है सबसे मिल के बैठ के बात की जाए, मीटिंग की जाए कि भाई ये नाम रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मैं शहीदों का बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ। मैं खुद शहीदों के परिवार से हूँ और उत्तराखंड आंदोलनकारियों के परिवार से हूँ। मैं शहीदों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहती हूँ। ये लोग ये जो बातें उठा रहे हैं ये सिर्फ बरगलाने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मुद्दे को हवा दे रहे हैं और कुछ नहीं। हरिद्वार नगर निगम में प्रस्तावित बोर्ड बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। आपको बता दें कि बीजेपी पार्षदों के हंगामे की वजह से अब पहले कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके बाद 5 मई को फिर से बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। बता दें कि बोर्ड बैठक के शुरू होते ही बीजेपी पार्षदों ने आरोप लगाया है कि हरिद्वार नगर निगम में बीजेपी पार्षदों की अब उपेक्षा की जा रही है और वहीं बोर्ड बैठक के एजेंडे में उनके प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मेयर और नगर निगम के अधिकारी बिना प्रस्ताव के बजट पास कराना चाहते, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि नगर के अधिकारियों ने पार्षदों को अंधेरे में रख के इसका एजेंडा जारी किया और वे अपने जो पिछले 6 महीने से इन्होंने जो काले पीले सफ़ेद कार्य किए हैं उनको ही हमारे अंधेरे में रख के उनको पास कराना चाहते थे, जो पास कराना चाहते थे उसको ये। तो हमारे पार्षदों का ये कहना था कि बोर्ड बैठक जब आपने बुलाई है तो शहरित में बोर्ड बैठक में पहले पार्षदों से प्रस्ताव लिए जाने चाहिए, उसका एजेंडा जारी होना चाहिए, सारे प्रस्ताव बोर्ड बैठक में शामिल हों, उनके ऊपर चर्चा हो और जो हमारे पिछली बोर्ड बैठक में हमारे प्रस्ताव थे उनके ऊपर क्या कार्य हुए वो हमें बताया जाए। लेकिन ये अधिकारी ऐसे निकृष्ट हैं और हमारी जो मेयर हैं वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, मिली भगत उनकी है। बहुत से पार्षदों के प्रस्ताव भी नहीं आए हैं, जिस कारण आज स्थगित कर दी हमने बोर्ड बैठक। पहले हम कार्यकारिणी करेंगे फिर वो करेंगे, क्योंकि हर एक ही व्यक्ति का काम मैं तो चाहती हूँ सब व्यक्ति का काम होने चाहिए, पार्षदों के काम होने चाहिए। और ये तो बजट की थी, आज बजट की हो जाती तो सही था, क्योंकि बहुत आगे हमें सैलरी भी देनी है अपने कर्मचारियों की, तो मैं चाहती तो आज हो जाती।
क्योंकि मैं चाह रही थी कि भाई बोर्ड बैठक होनी चाहिए थी, पर आज मुद्दा यही उठ गया कि मतलब ये बोर्ड बैठक ना आज करी जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।